नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक के सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर देखे, उसके बाद में अपने जीवाणुओं के बारे में देखा, विषाणु के बारे में देखा और कवक के बारे में देखा। ठीक है, तो आज अपना ये टॉपिक रहेगा, वो है पौधों के प्रकार। ठीक है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जैसे कि पता है आपको कि पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी है। और स्वपोषी है तो ये क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबको खाना अपना प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी जीव जो परपोषी होते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से या तो वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसमें पादपों पे या पौधों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपन पौधों के प्रकार। पौधों के प्रकार में सबसे पहले कुछ जानकारी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आर.एच. व्हिटेकर, जो कई बार नाम आ चुका है, आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है, जिन्होंने इस पंच जगत अवधारणा में पंच जगत अवधारणा में 5 जगत दिए थे। पहला जो था वो मोनेरा था, दूसरा जो था वो प्रोसिस्टा था, तीसरा जो था वो फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। ये 5 जगत थे। ठीक है, मोनेरा, प्रोसिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। पादप जगत को कहां पे रखा गया है, प्लांटी वाले में, जिसको पादप जगत बोला गया है। पौधों को जितने भी पौधे आएंगे वो सब कहाँ आएंगे, प्लांटी जगत के अंदर या पादप जगत के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये पंच जगत अवधारणा किसने दी थी, रॉबर्ट आर.एच. व्हिटेकर ने दी थी। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, पौधों को, सभी पौधों को किस किंगडम में रखा गया था, प्लांटी जगत में या पादप जगत में रखा। फिर पादप जगत के जो पिता जो है वो थियोफेस्टिस को बोला जाता है। पादप जगत के जो पिता है किसको बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। ये पादप जगत के पिता के नाम से जाने जाते हैं। पौधों के विभिन्न भागों के बाह्य संरचना, अगर पौधों की जो विभिन्न भाग जो होते हैं उनकी बाह्य संरचना का जो अध्ययन होता है उनको बोला जाता है पादप आकारिकी बोला जाता है, या पादप जो प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, पादप आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। और पौधों की जो आंतरिक भाग की उससे होती है उसको बोला जाता है एनाटॉमी। आंतरिक भागों का अध्ययन को बोला जाता है एनाटॉमी। आंतरिक भाग की अध्ययन होती है उसको बोला जाता है एनाटॉमी। और बाह्य भाग, जैसे बाह्य भाग में पत्तियां, जड़ है, फूल है, ठीक है, तो इनकी जो अगर अध्ययन तना है, इनके अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब उसका बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर से वो पौधा जो है, वो पौधे के कौन कौन से भाग हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, उनके बारे में जो अध्ययन होगा वो क्या बोलेंगे अपन, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। फिर पादप आकारिकी के जनक, देखो पादप जगत के पिता जो है वो कौन है, थियोफ्रेस्टस। और आकारिकी जो है उनके जनक मान जाते हैं विलियम हॉफमेस्टर। किसको माना जाता है, विलियम हॉफमेस्टर को क्या माना जाता है, पादप आकारी के जनक माने जाते हैं। तो पादप जगत के पिता जो है वो थियोफ्रेस्टस है। पौधों की आकारिकी, जो बाह्य आकारिकी है, उसका अध्ययन जो करते हैं अपन मॉर्फोलॉजी में आता है। आंतरिक भागों की जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है एनाटॉमी। पादप जगत के जो मॉर्फोलॉजी के जनक माने जाते हैं वो होते हैं विलियम हॉफमेस्टर। विलियम हॉफमेस्टर जो क्या है, आकारिकी के जनक है। ठीक है, तो सबसे पहला पंच जगत अवधारणा आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, इस पौधे को, जो जितने भी पादप हैं उन सबको एक जगत में रखा जिसको पादप जगत या प्लांटी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है इसके पादप जगत के जो पिता जो है वो थियोफ्रेस्टस है। आकारिकी के जनक जो है वो विलियम हॉफमेस्टर है। आंतरिक भाग की स्टडी होती है तो उसको बोला जाता है एनाटॉमी। ठीक है, और बाह्य भाग की जो अध्ययन होता है उनको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी, यानी बाहर आकारिकी, पादप आकारिकी। ठीक है, तो ये पहली स्लाइड जो थी
जिसमें कुछ जानकारी आपको दी गई है। नेक्स्ट जो है पादप। अच्छा, पादप जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई? पादप जो है वो बनते किससे? ठीक है, तो एक खूबसूरत सा आपको एक पूरा पौधे का एक डायग्राम आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इसमें कई सारे भाग है। प्राथमिक मूल है, द्वितीयक मूल है, मूल तंत्र है, नोड है, इंटर नोड है, कलिका है, पर्व तंत्र है, तना है, फल है, फूल है। ठीक है, ये सब आपको इस स्लाइड के माध्यम से मिल रहा है। तो आप जब इसको देखेंगे तो अपन शुरुआत करते हैं कि जैसे सपोज मान लो शुरुआत जो होती है वो हमेशा बीज से होती है, जिसको बोला जाता है सीड। कोई भी पादप जो होगा उसका निर्माण जो होगा वो बीज होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें बीज के अलावा जो पौधे के कायिक भाग होते हैं, जैसे तना होता है, जड़ होता है, पत्तियां होती है, उनसे अगर कोई पादप बन रहा है तो वो कायिक जनन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीड जो है, सीड से शुरुआत होती है। अच्छा, सीड सपोज मान लो ये सीड है। ठीक है, तो सीड से आप देखोगे कि जब सीड को बोया जाता है तो इस तरह से संरचना उसमें से निकलती है। इसको बोला जाता है कि बीज क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। किस समय ये दिखता है? अंकुरण के समय। जब जर्मिनेशन होगा, सीड का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, तब अपने को इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, अब आप मान लो कि ये जैसे जमीन के अंदर है, तो नीचे वाला भाग जो है वो जमीन के अंदर है। ठीक है, जो अंदर वाला भाग है जहां से ये जो निकला हुआ है, जो संरचना जो निकली हुई है, ये जिस भाग से निकलती है उसको बोला जाता है मूलांकुर। मूलांकुर बोला जाता है। ठीक है, तो सीड से एक भाग तो होता है मूलांकुर। ठीक है, दूसरा जो ऊपर वाला भाग निकल रहा है, ऊपर वाला जैसे भाग निकल रहा है, तो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है परांकुर। परांकुर बोला जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको प्ल्यूमूल बोला जाता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है रेडिकल। इसको बोला जाता है रेडिकल। ऊपर वाले भाग को बोला जाएगा परांकुर या प्ल्यूमूल, नीचे वाले को बोला जाता है मूलांकुर या रेडिकल। तो जैसा कि आपको पता है ये भाग जो है आगे चल के क्या बनाता है, सूट बनाता है। आगे चल के क्या बनाएगा, सूट, यानी पर्रो। क्या बनाता है, ये पर्रो का निर्माण करेगा। नीचे वाला जो भाग है ये वाला रेडिकल, ये किसको बनाता है, मूल को बनाता है। मूल या जड़ को। ये किसको बनाता है, मूल को बनाता है या जड़ को। धीरे धीरे जब इसमें सीड में यहां पे होते हैं इनके कॉटिलीडॉन। कॉटिलीडॉन जिनको बोला जाता है बीज पत्र। बीज पत्र। और ये क्या देते हैं, इसको ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देते हैं, भोजन देते हैं। किसको, बीज को। बीज को ऊर्जा कहां से मिलेगी, इस कॉटिलीडॉन या बीज पत्र से मिलती है। ठीक है, तो ये बीज पत्र, क्योंकि बीज में उस समय कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है जो उसके लिए खाना बनाए। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे तो पत्तियां जो होती है वो खाना बनाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पत्तियां है नहीं, तो उस समय उसको खाना कहां से मिलेगा, तो उस समय मिलता है उसको कॉटिलीडॉन से, यानी बीज पत्र से मिलता है। ठीक है, बीज पत्र क्या देते हैं, उसको भोजन एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊपर वाला भाग जो जा रहा है, इसमें सबसे पहले जो होती है वो होती है इसकी लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होगी, लंबाई में वृद्धि होती है। जो लंबाई में वृद्धि होती है उसको बोला जाता है प्राथमिक वृद्धि है। कौन सी वृद्धि है, ये प्राथमिक वृद्धि है। यानी पहली जो वृद्धि होती है वो हमेशा कौन सी होती है, लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है वो कौन सी है, प्राथमिक वृद्धि है। कौन सी वृद्धि है, प्राथमिक वृद्धि। ठीक है, प्रांकुर से यहाँ पे इस भाग को बोला जाता है प्रांकुर शिश। इस भाग को बोला जाता है प्रांकुर शीर्ष बोला जाता है। ठीक है, और यहां पे जो वृद्धि होती है वो शीर्षस्थ वृद्धि होती है। वृद्धि कौन सी है, ये शीर्षस्थ, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कौन सी वृद्धि है, शीर्षस्थ वृद्धि है। शीर्षस्थ
वृद्धि। ठीक है, शीर्षस्थ वृद्धि में क्या होता है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी, यानी पौधा जो होगा धीरे 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 उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। वह कहां से होती है, शीर्ष भाग से होती है। अच्छा, शीर्ष भाग में वृद्धि होने का कारण एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन है जिसके कारण क्या होती है, पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि होती है, जिसे शीर्ष प्रमुखता भी कहते हैं। ठीक है, तो पौधे के अंदर जो शीर्ष भाग में वृद्धि होती है वो लंबाई में वृद्धि होती है, और लंबाई में वृद्धि होती है उसको कौन सी वृद्धि कहा जाता है, प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है। कौन सी वृद्धि कहा जाता है, उसको प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, और शीर्ष में कौन से हार्मोन के कारण होती है, ऑक्सिन क्या है, एक हार्मोन है। क्या है, ये हार्मोन है जिसके कारण ये क्या हो रही है, वृद्धि होती है। अगर मूल की बात करें तो मूल के इस भाग को बोला जाता है मूल शीर्ष, मूल शीर्ष बोला जाएगा। ठीक है, और मूल शीर्ष के नीचे यहां पे संरचना होती है जिसको बोला जाता है मूल गोप, मूल गोप, जिसको बोला जाता है रूट कैप, रूट कैप बोला जाता है। रूट कैप जो रूट के सबसे आगे होती है, और ये क्या करती है, उसको अंदर जाने में मदद करती है, और अंदर ये क्या करती है, उस रूट के जो आगे वाला भाग है उसकी सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि रूट जब गहराई के अंदर जब मिट्टी में जाती है तो उसके जो टिश्यूज है या उत्तक जो है या कोशिका है उनमें किसी प्रकार की क्षति ना हो। ठीक है, तो ये क्या करती है, उसकी सुरक्षा का काम करती है। किसका काम है, इसका सुरक्षा का काम है, सुरक्षा का काम है, रूट की सुरक्षा का काम है। ठीक है, तो रूट की सुरक्षा कौन करता है, मूल गोप करती है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे एक पौधे का ये डायग्राम। चलो, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि बीज से कैसे किस तरह से पादप का बनना स्टार्ट होता है। ऊपर वाला भाग जो प्रांकुर है वो पर्रो बनाता है। पर्रो में कौन कौन से आते हैं, पर्रो में आप देखोगे तो आपको तना मिलेगा, पर्रो में आपको यहाँ फूल मिलेंगे। ठीक है, पर्रो में आपको क्या मिलेगा, पत्तियां मिलेगी। ठीक है, कलिकाएं मिलेगी। ये जितने भी, यानी अपन कह सकते हैं कि जमीन के जो ऊपर वाला भाग है इस पूरे भाग को क्या बोला जाता है, पर्रो तंत्र। यही है आपका पर्रो तंत्र। ऊपर वाले भाग, जमीन के जो ऊपर वाले भाग है वो सब किस में आएंगे, पर्रो तंत्र के में अंदर आएंगे। नीचे वाला भाग, नीचे वाला रूट हमेशा जो बनती है वो किससे बनती है, मूलांकुर से बनती है। किससे बनती है, मूलांकुर से बनती है। रूट का निर्माण मूलांकुर से होगा। ठीक है, मूल जिससे मूल या जड़ का निर्माण होता है, मूल की शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष ये भाग बढ़ता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे होती है मूल गोप। मूल गोप जो शीर्ष के ऊपर रहती है जिसको बोला जाता है रूट कैप, और ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर आप देखने जाओगे कि ये जो है ये रूट है, पहली रूट ये वाली। ठीक है, इसको बोला जाता है जो प्राथमिक सबसे पहली बनती है, जिसको बोलेंगे प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल बोलते हैं, जिसको बोला जाता है प्राथमिक मूल। अब इससे दूसरी जो रूट निकलती है, जैसे मैं किसी अलग कलर से बताता हूं आपको। ठीक है, जैसे ये सपोज मान लो ब्लू रंग से मैंने बताई, ये जो दूसरी नोड है इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोला जाता है द्वितीय, द्वितीयक मूल। इसी तरह से इसमें तृतीय, चतुर्थ ये मूल इसमें निकलती है। तो ये वाली जो है वो कौन सी है आपकी द्वितीय, और ये वाली जो है जो चल रही है वो कौन सी है, प्राथमिक। ठीक है, तो प्राथमिक से कौन सी रूट निकलती है, द्वितीय रूट निकलती है। अच्छा, रूट की लंबाई में जो वृद्धि होती है, रूट की लंबाई में वृद्धि होती है वो कौन सी वृद्धि होती है, प्राथमिक। ठीक है, अगर रूट के अंदर अपन जब मोटाई में वृद्धि होती है, किस में वृद्धि होती है, मोटाई में, मोटाई में या उसकी चौड़ाई में वृद्धि, में वृद्धि कौन सी वृद्धि कहलाती है, द्वितीयक वृद्धि कहलाती है, द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, तो मोटाई में वृद्धि होगी वो कौन सी कहलाएगी, द्वितीयक वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, जो मोटाई में, तने में भी देख लो आप, अगर मोटाई में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तना जो हो रहा है वो मोटा हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी वृद्धि होगी, द्वितीयक वृद्धि होगी। तो ये कौन सी वृद्धि है, द्वितीयक वृद्धि।
यानी प्राथमिक वृद्धि में केवल लंबाई में वृद्धि होती है, द्वितीयक जो वृद्धि होती है उसमें मोटाई में वृद्धि होती है। यानी प्लांट की जो मोटाई बढ़ती है वो द्वितीयक वृद्धि के कारण बढ़ती है, और प्लांट की जो लंबाई बढ़ती है वो किसके कारण बढ़ती है, प्राथमिक वृद्धि के कारण बढ़ती है। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो आपको ये एक तना नजर आ रहा है, तने के इस भाग से देखो एक पत्तियां निकल रही है, तो ये इसको बोला जाता है नोड। ये पहला नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, ये तीसरा नोड हो गया, ये चौथा, पांचवा, इस तरह से ये नोड है, इनको बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है, नोड, नोड बोला जाता है। अच्छा, एक नोड और दूसरे नोड के बीच में जो जगह होती है, एक नोड और दूसरे नोड के बीच में जो जगह है, उनको, ये नोड और ये नोड, इस बीच में जो जगह है उसको बोला जाता है इंटर नोड। क्या बोला जाता है, इंटर नोड बोला जाता है। ये इंटर नोड है। ठीक है, जो इनके बीच में जो जगह है, नोड है, दो नोड है, उनके बीच में जो जगह होगी, जो स्पेस होगा, उसको बोला जाएगा इंटर नोड बोला जाता है। फिर आप देखते हो इसमें पर्रोतंत्र, ये पूरा पर्रोतंत्र ही है, ये पूरा, जिसमें तना आता है, पत्तियां आती है, कलिका आती है। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि पुष्प, ये कलिका है, अभी खिलना है पुष्प, ये पुष्प जो है वो खिल चुका है। ठीक है, पुष्प में फिर आते हैं, क्या बनते हैं, पुष्प, पुष्प में बनते हैं फिर फल, और फल में बनते हैं क्या, बीज, फल में क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। तो पुष्प में फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, निषेचन की अभिक्रिया के बाद में फिर बनते हैं इसमें बीज, और बीज के बाद में और फिर बनते हैं इसके अंदर, बीज किस में बनते हैं, किस, फल के अंदर। तो बीज, और बीज कहाँ पे बनेंगे, अपने फल के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा तंत्र है। ठीक है, जो समझ में आया होगा। वापस एक बार देख लो, ये बीज है, ये सीड है, इस सीड में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मूलांकुर, एक होता है प्रांकुर। ठीक है, और एक और भाग होता है तीसरा, जिसको बोलते हैं अपन कॉटिलीडॉन या बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, बीज पत्र उसको ऊर्जा देते हैं। प्रांकुर से क्या निकलती है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, मूलांकुर से उसकी रूट में आते हैं, वो रूट बनती है, पर्रो बनती है, ये शीर्ष होता है, इसमें शीर्षक वृद्धि होती है, यानी लंबाई में वृद्धि होगी, जो किस हार्मोन के कारण होती है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। ठीक है, चलो फिर इसमें एक और चीज है, जैसे अपन देखे कि संवन उत्तक, संवन उत्तक एक मिलते हैं इसके अंदर, संवन उत्तक, जिसको बोला जाता है वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज दो तरह के हैं, एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, दो तरह के संबंध उत्तक मिलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जल एवं खनिज लवणों को, जल खनिज लवणों को, पादप के सभी भागों में पहुंचाते हैं, भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। सभी भागों के अंदर कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। ठीक है, ये जाइलम, जिसको दारू भी बोलते हैं, दारू उत्तक भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको फ्लोएम को बोला जाता है पोषवाह, पोषवाह उत्तक, ये पोषवाह उत्तक है। ठीक है, ये किसका करेगा, खाने का, भोजन का। ठीक है, ये दोनों दिशाओं में काम करता है, ये एक दिशा में करता है, यानी कहां से करेगा, ऊपर की तरफ, नीचे क्या होगी, जड़, जड़ से ये ऊपर वाले भागों तक लेके जाता है। और जो पोषवाह उत्तक होता है वो दोनों तरफ काम करता है, यानी भोजन को ये दोनों दिशाओं में लेके जा सकता है, क्योंकि भोजन जो बनेगा वो पत्तियों में बनेगा। अच्छा, पत्तियों से या भोजन या आया तो इसको ऊपर भी जाना है, और यहाँ से इसको नीचे भी जाना है। ठीक है, तो आप देखोगे इसको भोजन जो है पत्तियों के अंदर बनता है तो ऊपर भी जाएगा, इन फूलों के अंदर भी पहुंचाएगा, जड़ में भी पहुंचाएगा, क्योंकि ऊर्जा चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो जाइलम है वो क्या करेगा, जल को यहाँ से लिया और एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, वो नीचे वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो उत्तक होता है, जो भोजन एवं जल के एवं खनिज लवणों को क्या करते हैं, ऊपर तक पहुंचाने का और या सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये दोनों उत्तक मिलके करते हैं। एक तो करता है जल एवं खनिज लवणों का, और दूसरा जो करता है वो किसका करता है, फ्लोएम का करता है। ठीक है, इसको भी एक नोट कर लो।
नेक्स्ट आप देखोगे कि पौधे के विभिन्न भाग, अच्छा फिर सबसे पहले है पौधों को प्रकार क्या क्या है, पौधों के प्रकार। ठीक है, तो प्रकार पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन ये देखिए कि पौधों को किन प्रकारों में, क्या एक ही प्रकार से बांटा गया, नहीं, पौधे को अलग अलग आधारों पे अलग अलग भागों के अंदर इनको क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो अलग अलग भाग है। तो सबसे पहला जो भाग है वो अपन ले लेते हैं क्या है कि इसके आकार के हिसाब से, आकार यानी उसकी साइज क्या होगी, अकॉर्डिंग टू साइज, यानी साइज के हिसाब से उनमें क्या कितने प्रकार आएंगे वो है। ठीक है, सिंपल है एकदम। पहला सबसे पहला जो है वो शाक आती है, शाक। अच्छा, शाक में क्या विशेषता होती है कि शाक वे होते हैं जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम हो, यानी उनकी हाइट जो होगी वो 1 मीटर से क्या होगी, कम होगी, तो वो किस में आएंगे, शाक में आएंगे। किस में आएंगे, शाक में। ठीक है, दूसरा आप देखोगे कि इनका तना जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, हरा होता है एवं मुलायम होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें जितनी भी शाक सब्जियां होती है, जैसे आते हैं टमाटर, ठीक है, दूसरा मिर्ची, ठीक है, जो भी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गोभी, ये जितनी भी शाक सब्जियां जो होती है वो सब किसके भाग होते हैं, इसी के ही भाग होते हैं। ठीक है, जिनकी हाइट जो होती है वो 1 मीटर से भी क्या होती है, कम होती है, तो उनमें रखा जाएगा। तो आप देखोगे कि इनके जो तने जो होते हैं वो लगभग कैसे होते हैं, हरे होते हैं कि मुलायम होते हैं, इतनी आसानी से उसको मोड़ सकते, तोड़ सकते। ठीक है, तो इनके जो तने जो होते हैं वो हरे होते हैं, मुलायम होते हैं, और इनकी ऊंचाई जो होती है वो 1 मीटर से कम होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको क्रीपर्स है, क्लाइंबर है, ये सारे छोटे छोटे जो पौधे हैं ये किस में आते हैं, हर्ब्स में आते हैं। किस में आते हैं, ये तीनों हर्ब्स में आते हैं, ये देखो। ठीक है, फिर आप देखोगे सूप जाड़ी, सूप या झाड़ी जिनको बोलते हैं सब। सब में ये खासियत होती है कि इनकी ऊंचाई 1 मीटर से तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 6 मीटर से कम होनी चाहिए। 1 मीटर से तो ज्यादा होती है, लेकिन 6 मीटर से क्या होती है, ये कम होती है। ठीक है, तो 1 मीटर से ज्यादा है, 6 मीटर से कम होनी चाहिए। इनका तना जो होता है थोड़ा सा कैसा होता है, भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है। ठीक है, और कैसा होता है, कठोर होता है, थोड़ा सा कैसा होगा, कठोर होगा। जैसे आप देखोगे गुलाब का, ठीक है, फिर आप देखोगे गुलमोहर का, ठीक है, फिर आप देख सकते हो बेर का, फिर आप देख सकते हो मेहंदी का। ठीक है, इनके जो तने जो होते हैं वो कैसे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, इनकी हाइट जो होती है वो 1 से 6 मीटर तक होती है। ठीक है, तो 1 से 6 मीटर इनकी हाइट है, तना भूरा होता है, कठोर होता है। ठीक है, बेर और मेहंदी, गुलमोहर, गुलाब, ये सब किसके एग्जाम्पल है जो झाड़ियों में आते हैं, जिनकी हाइट आप देख लो, वो सब किस में गिने जाएंगे, इसी में गिने जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो है वृक्ष, जिनको बोला जाता है ट्री। ट्री जो बड़े होते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट 6 मीटर से अधिक होती है। क्या याद रखना है, इसमें ऊंचाई जो होगी उसकी कितनी होगी, 6 मीटर से अधिक होगी। दूसरा, इनमें तना जो होता है काष्ठीय होता है। काष्ठीय का मतलब होता है, काष्ठीय जो बनता है वो द्वितीयक वृद्धि के कारण बनता है, द्वितीयक वृद्धि, वृद्धि के कारण। ठीक है, वो भी जाइलम में। ठीक है, जाइलम में द्वितीयक वृद्धि से काष्ठ बनता है। काष्ठ किससे बनता है, जाइलम से। द्वितीयक वृद्धि के कारण क्या बनता है, काष्ठ बनता है। तो काष्ठीय, तो ये देख लो आप ट्री, ये काष्ठीय। ठीक है, आपको तना देखो कितना कठोर है। ठीक है, ये काष्ठीय है। जैसे इसमें एग्जाम्पल आएंगे, नीम आएगा, बरगद आएगा, पीपल आएगा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर देखें आकार के आधार पे इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है पौधों को। पहला जो होता है वो होता है शाक। ठीक है, दूसरा जो होता है वो उसका सूप या झाड़ियां, तीसरा जो होता है वो होता है वृक्ष या ट्री। ठीक है, सबसे पहले शाक की बात करें तो क्या होगा, इसमें क्या याद रखना है कि इनकी ऊंचाई जो होती है वो 1 मीटर से कम होती है। ठीक है, इसमें कौन आता है, इनके तना जो होता है वो तो हरा होता है, मुलायम होता है। और इसमें कौन आता है, इसमें जो आते हैं वो कौन से आते हैं, शाक सब्जी आती है। ठीक है, मिर्ची है, टमाटर है, वो सब इसी के में आएंगे। दूसरा जो भाग है वो होता है सूप या झाड़ियां। सूप या झाड़ियां जिनकी हाइट 1 मीटर से 6 मीटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और 6 भी हो सकती है, 6 से अधिक नहीं। तना जो होगा इसका कैसा होगा, भूरा होगा और कठोर होगा। कैसा होगा, भूरा और कठोर। जिसमें कौन आता है, गुलमोहर आता है, गुलाब आता है, बेर आता है, मेहंदी आती है, ये सब इसी के भाग है। उसके बाद में तीसरा जो होता है वो है अपने वृक्ष,
वृक्ष के अंदर आप देखने जाओगे तो क्या होता है, इनकी ऊंचाई जो होती है 1 से 6 मीटर, यानी 6 मीटर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। 1 से 6 इसमें, 6 1 से कम वो इसमें, ठीक है। और 6 से अधिक जो होगी वो किसमें होगी, ट्री। जो आप सब लोग जानते हैं कि ट्री जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। अब उनकी हाइट जो होती है वो 100 से भी 100 मीटर भी हो सकती है, 300 मीटर भी हो सकती है, ठीक है। अलग अलग है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, स्क्रीनशॉट में से। दूसरा भाग जो है जिसका है आयु के हिसाब से, आयु जिसको बोला जाएगा एज, ठीक है। एज के हिसाब से इनको देखें तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है 1 वर्षीय पौधे, दूसरा जो होता है वो होता है द्विवर्षीय पौधे, तीसरा जो होता है इसको मतलब है बहुवर्षीय पौधे, ठीक है। यानी 1 वर्षीय, द्विवर्षीय है, बहुवर्षीय। 1 वर्षीय को बोला जाता है एनुअल हर्ब्स, एनुअल हर्ब्स बोला जाता है या प्लांट बोला जाता है, ठीक है। द्विवर्षीय को बाइनियल, ठीक है, बाइनियल। और बहुवर्षीय को बोला जाता है पेरिनियल, ठीक है, पेरिनियल प्लांट्स बोला जाता है। 1 वर्षीय का मतलब होता है कि जो ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष में या 1 ऋतु का होता है, 1 ऋतु का होता है, ठीक है, या तो 1 वर्ष का या 1 ऋतु का होता है, ठीक है। उनको क्या बोला जाएगा, 1 वर्षीय पादप बोला जाएगा। जैसे मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनमें जीवन काल इनका 1 ऋतु का या 1 वर्ष का होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, 1 वर्षीय पादप। दूसरा है जिसमें द्विवर्षीय, जिसको बोलते हैं बाइनिनियल। बाइनिनियल में क्या होता है, या द्विवर्षीय पादपों में जिनका जीवन काल 2 वर्ष का या 2 ऋतु का होता है, या 2 ऋतुओं का होता है, ठीक है। तो उनको केस में बांटा गया है, द्विवर्षीय पादपों के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर मेहंदी आती है, गुलाब आते हैं, बेर आते हैं, केर आते हैं, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। आप डायग्राम भी देखते होंगे, जैसे बाजरे का दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है गुलाब का, ठीक है, फिर आपको ये ट्री दे रखा है। जिनका जीवन काल बहुत सालों का होता है, ठीक है, जिनका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक समय का होता है, इनमें कास्ट का निर्माण होता है। कास्ट अभी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। कास्ट क्या होती है, जो द्वितीयक वृद्धि होती है जाइलम के अंदर। तो द्वितीयक वृद्धि भी अपन ने पढ़ा था कि ये क्या होता है, जो चौड़ाई में वृद्धि होती है वो किस में आती है, द्वितीयक वृद्धि में आती है। तो इसमें कौन सा, नीम है, चीड़ है, बरगद है, ठीक है, ये सब किस में होंगे, बहुवर्षीय पादप में आते हैं, ठीक है। तो 1 वर्षीय पादप वे पादप होते हैं जिनका जीवन काल 1 वर्ष का या 1 ऋतु का होता है। द्विवर्षीय पादप वे पादप होते हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष का या 2 ऋतुओं का होता है, ठीक है। बहुवर्षीय पादप वे पादप होते हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक होता है, ठीक है। और इनमें कास्ट बनती है, इनमें क्या बनती है, कास्ट बनती है, ठीक है। कास्ट का निर्माण होता है जिसमें नीम है, चीड़ है और क्या है, बरगद है, ठीक है। तो ये 3 तरह के पौधे हैं जो किसके आधार पे है, आयु के आधार पे। तो आयु के आधार पे एनुअल्स है, ठीक है, बाइनियल्स है और पेरानियल्स है, ठीक है। तो ये 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और क्या है, बहुवर्षीय पादप है। ये 3 तरह के पादप है। आरोहण के आधार पे पौधों के प्रकार। आरोहण का मतलब होता है कुछ ऐसे ट्री होते हैं या प्लांट होते हैं जिनको क्लाइंबिंग ट्री बोलते हैं। क्लाइंबिंग ट्री या प्लांट, ऐसे पौधे जिनमें उनको उगने के लिए या बढ़ने के लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, बिना सहारे के वो खड़े नहीं रह सकते, ठीक है। तो उनको बोला जाता है क्या, आरोहण वाले पादप। आरोही, एक तो पहला इसके अंदर होता है आरोही जिसको बोलेंगे क्लाइंबर, ठीक है। और दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं वल्लरी पौधे यानी क्रीपर, क्रीपर। और दूसरा पहला जो है वो है क्लाइंबर। क्लाइंबर वो होते हैं जिनमें चढ़ने के लिए, जैसे ये मटर का पौधा है, तो मटर में आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरह से आपको एक संरचना दिख रही है, ठीक है। ये क्या करती है, किसी वायर है इसमें, तो वायर, ये जो वायर जो है वो क्या करेगा, किसी जो वस्तु है उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा, और लिपटने से उसकी क्या होती है, क्षमता बढ़ जाती है, मतलब उसके लटकने की, ठीक है। जिससे ये पादप जो होगा वो सहारे के सहारे क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसमें सहारे की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऊपर की ओर चढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इसमें सहारे की आवश्यकता होती है, ठीक है। मटर है, ककड़ी है, अंगूर है,
अंगूर है, वो सब इसी के ही पौधों के उदाहरण है। ठीक है, तो आरोही में क्या होता है, जिसमें सहारे की जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है जिनमें वल्लरी, वल्लरी का मतलब होता है रैंक के। ठीक है, यानी ये फैले हुए रहेंगे, जमीन पे क्या रहते हैं, ये फैले हुए रहते हैं। ठीक है, तना इनका अत्यधिक कोमल होता है। ठीक है, जमीन पर ये रैंक करते हैं, मैंने याद रखना इसमें क्या, रैंक कर क्षैतिज वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो उदाहरण जो है वो तरबूज है, ठीक है, खरबूजा है, ये इनके एग्जाम्पल है जो क्या करते हैं, रैंक के करते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसमें सहारे की जरूरत पड़ती है। ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते, ये क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। क्या रहेंगे, ये फैले हुए रहते हैं। ठीक है, तो फैले हुए रहते हैं यानी रैंक के गति करते हैं। कैसे करेंगे, ये रैंक के गति करते हैं। ठीक है, तो रैंक के गति करते हैं वो कौन से हो गए, वल्लरी, जिसको क्रीपर भी बोला जाता है, और जो चढ़ते हैं ऊपर की तरफ तो उनको क्या बोला जाता है, क्लाइंबर प्लांट बोला जाता है। तो आरोहण के आधार पर इनको दो भागों के अंदर बांटा गया है। फिर है आवास के आधार पे। अच्छा, कौन सा पौधा किस आवास में पाया जाता है, उसके आधार पे इनको अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, आवास के आधार पर इनको पहला है जलोदभिद। जलोदभिद, जलोदभिद का मतलब होता है जो जल में रहते हैं, जो जल में पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, जलोदभिद बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, जलोदभिद पादप बोला जाता है। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं, ये जल में पाए जाते हैं। अच्छा, ये भी दो तरह के इनको मान लेते हैं कि पहले जो होते हैं वो सतह पे तैरने वाले, तो सतह पे तैरने वाले जैसे जलकुंभी है, ठीक है, लोटस है, ये वुल्फिया, ये भी जल पे सतह पे इस पे, ठीक है, वुल्फिया भी इसमें आएगा, वुल्फिया है, लोटस है। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, जो जल की सतह पे तैरते हैं। देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे जलीय पौधे भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, जिसमें ये वेलेस्नेरिया है, ठीक है, ये वाटर लिली है, वो लोटस है। ठीक है, बहुत सारे आपको जल के ये एग्जाम्पल है। इसमें दो तरह के हैं, एक तो जल में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, और दूसरा जो होता है वो जल की सतह पे तैरने वाले हैं। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं जलकुंभी, जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, जिसको क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा वुल्फिया है, लोटस है, वो भी इसी के एग्जाम्पल है। इसको थोड़ा सा याद करना। ठीक है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को। फिर है जल में डूबे हुए, जल में डूबे हुए एक तो हाइड्रिला है, एक होता है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाला जो प्लांट है वो कौन सा है, वेलिस्नेरिया, वो जल में डूबा हुआ प्लांट है। ठीक है, अच्छा, वेलिस्नेरिया जैसे जो जल में डूबे हुए प्लांट होते हैं या पादप होते हैं, उनकी क्या खासियत हो सकती है, पहला मूल तंत्र जो होता है वो कम विकसित होता है, कम विकसित है क्योंकि ये पौधा खुद ही जल में है, तो मूल तंत्र इसके अंदर कम विकसित होता है। स्टोमेटा कम होते हैं, रंध्र नहीं पाए जाते, रंध्र नहीं पाए जाते। ठीक है, तो मूल तंत्र का इनके में क्या होगा, कम विकसित होता है। ठीक है, रंध्र नहीं पाए जाते, ये उनकी खासियत। इसको उभयचर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उभयचर भी बोला जाता है। फिर है कमल, सिंगाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी, ये सारे जलीय पौधों के एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ये जलीय पौधों के एग्जाम्पल है। ठीक है, जो जल में रहते हैं उनका शेप देखना हमेशा रिबिन जैसा होता है, रिबिन जैसा होगा, ताकि जो पानी का प्रवाह आएगा तो इनमें से होके वो पानी निकल जाएगा, यानी जल पादप को कोई क्षति नहीं होगी। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जल में आधार पे इनको दो है, जल पे सतह पे तैरने वाले जलकुंभी है, वुल्फिया है, लोटस है, कमल है। ठीक है, जल में जो डूबे हुए रहते हैं उसमें हाइड्रिला, पहला है हाइड्रिला, हाइड्रिला। ठीक है, उसके बाद में वेलेस्नेरिया, वेलेस्नेरिया। ठीक है, वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला, ये किसके एग्जाम्पल है, जो जल में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, फिर उदाहरण है कमल है, सिंगाड़ा है, हाइड्रिला है, जलकुंभी है। ठीक है, ये इसका वेलेस्नेरिया में जो जल में डूबे हुए रहेंगे उनकी क्या खासियत होगी कि मूल तंत्र कम विकसित होगा, रंध्रों का क्या होगा, अभाव होगा या नहीं होंगे।
ठीक है, तो ये जलीय आवास के आधार पर इनके प्रकार है। नेक्स्ट समोद्भिद। समोद्भिद का मतलब होता है मीजोफाइट। मीजोफाइट का मतलब होता है ये कहाँ उगते हैं, मैदानी भागों के अंदर, जहां पे आप देखोगे कि जल की कम जल की आवश्यकता है, यानी मध्यम जल की आवश्यकता, मध्यम, ना ज्यादा चाहिए जल ना कम चाहिए, ठीक है, मध्यम, ठीक है, मध्यम जल में ये क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ये आप सब लोग देखते ही है, जैसे पीपल है, नीम है, आम है, ठीक है, ये सब किसमें आते हैं, समोद्भिद में, यानी सम वातावरण चाहिए, ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, ठीक है, तो समान जो वातावरण रहेगा वहां पे क्या आएगा, नाम से पता लग रहा है समोद्भिद, ठीक है, तो वहां ज्यादा ना तो गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, ठीक है, तो ये किसमें आता है, समोद्भिद के अंदर आते हैं। तीसरा है, उसका नाम है शीतोद्भिद। शीतोद्भिद का मतलब होता है, ये भी एक तरह का डेजर्ट प्लांट है। शीत जो वातावरण है जहां बर्फ पड़ी रहती है, तो वो भी एक तरह का कैसा है, डेजर्ट है, यानी मरु वाला है, ठीक है, अत्यधिक तीव्र शीत आवास में। तो इसका एक एग्जांपल है सोल्डेनेला। सोल्डेनेला, तो इसका एक डायग्राम भी है सोल्डेनेला का, ये वाला, ठीक है, तो सोल्डेनेला जो शीत आवास में मिलते हैं, ठीक है, यहाँ के जो पादप जो होंगे वो शंकुधारी होते हैं, इस तरह से मिलते हैं, क्रिसमस ट्री जैसे, ठीक है, क्योंकि जैसे इस पे बर्फ गिरेगी तो बर्फ क्या होगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे मिलते हैं, शंकुधारी, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो शीत आवास में किस तरह से वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, ये शंकु के आकार का होने का कारण क्या है कि बर्फ जैसे यहाँ गिरती है तो वो बर्फ जो होती है वो नीचे गिर के आ जाती है, नहीं तो यहाँ पे ऊपर रहेगी, इस तरह का होगा तो बर्फ यहाँ ठहरी रहेगी और वो क्या करेगी, पत्तियों को क्षति पहुंचाएगी, ठीक है, तो ये शीत आवास के वातावरण वाले और समोद्भिद वाले। समोद्भिद जिसमें मध्यम की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता जो मध्यम स्तर पे होती है। नेक्स्ट है मरुद्भिद, इंपोर्टेंट है, जिनको बोला जाता है जीरोफाइट्स। ये वहां पे मिलते हैं जहां पे पानी की अत्यधिक कमी होती है, यानी कम पानी में भी ये सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है, इनकी पत्तियां जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है या कांटों में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि पत्तियां अगर बड़ी बड़ी होगी तो पत्तियां बड़ी होने के कारण क्या होगी, अगर बड़ी होती है तो बड़ी होगी, अगर बड़ी है तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा और जल की हानि होगी, जल की हानि होगी, ठीक है, जल की हानि होगी, ठीक है, तो जल की हानि रोकने के लिए इन पौधों में ये अनुकूलन पाया जाता है कि इनकी पत्तियां जो होती है वो छोटी होती है, अगर होती है तो छोटी होती है, ठीक है, और या फिर वो गिर के किस में बदल जाती है, कांटों के अंदर रूपांतरित हो जाती है, तो पत्तियां छोटी होती है। दूसरी चीज, पत्तियां अगर है तो उसमें रंध्र कैसे मिलेंगे, धसे हुए रंध्र मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, धसे हुए रंध्र मिलते हैं। धसे हुए रंध्र किस लिए होते हैं, वही वाष्पोत्सर्जन जिसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए, ठीक है, किसमें होता है, ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए या वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए इसमें रंध्र जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, धसे हुए मिलते हैं। कुछ डायग्राम मैंने आपको लाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इनका जो तना जो है वो भी हरा है, क्योंकि पत्तियां है नहीं, खाना बनाएगा कौन, तो यहाँ पे जो तना जो होता है वो काम करता है किसका, फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा, प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तना करता है, कौन करता है, तना करता है, तना यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो विकसित होगा वो जाइलम, जाइलम सुविकसित होता है, जाइलम सुविकसित होता है, जाइलम सुविकसित होता है, जिसे दारू उत्तक बोलते हैं, दारू उत्तक, दारू उत्तक का दारू का मतलब नहीं है, दारू इसका नाम है, ठीक है, दारू उत्तक, ठीक है, तो जाइलम जो है इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में उसको दारू उत्तक बोला जाता है, ये सुविकसित होता है। सुविकसित ये है क्योंकि यहाँ पे पानी एक तो कम है, यानी बहुत गहराई में होगा,
ठीक है। तो इनकी जड़ों को बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाइलम जो होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, सुविकसित होगा, तब जाके वो पानी ऊपर तक लेके आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो इससे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। तो एक तो पहली चीज, पत्तियां जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है। दूसरी चीज जो होती है वो कांटों के अंदर रूपांतरित होता है हो जाती है। रंध्र जो होते हैं वो धसे हुए मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखें तो नागफनी है, डंडा थोर है, ठीक है, बबूल है, ठीक है, खेजड़ी है, ये सब भी इसके एग्जाम्पल हैं जो कहाँ पे उगते हैं, मरुद्भिद वातावरण में उगते हैं। फिर है पुष्प के आधार पे प्रकार। पुष्प के आधार पे अपुष्पी, जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं। ठीक है। अपुष्पी पादप, जिनमें पुष्प अनुपस्थित होते हैं। ऐसे पादप जिनमें पुष्प अनुपस्थित होते हैं उनको क्या बोलेंगे, अपुष्पी पादप बोलते हैं। जैसे फन है, मॉस है, शैवाल है, ये सब इसके ही एग्जाम्पल है। ठीक है। सबसे पहला इनको अलग अलग भागों के अंदर बांटे। पहला जो है वो है थैलोफाइटा, दूसरा जो है वो बरायोफाइटा, तीसरा जो है वो टेरिडोफाइटा, चौथा जो है वो जिम्नोस्पर्म है, और पांचवा जो है वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। लेकिन पुष्प के आधार भाग हो तो 4 भाग ये हो गए, 1 भाग ये हो गया। ठीक है। जिसमें पुष्प लगते हैं तो वो इसमें आएंगे, और जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं वो, सॉरी, जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं वो ऊपर वाले में, और जिसमें पुष्प लगते हैं वो नीचे वाले में। ठीक है। इनमें पुष्प नहीं मिलेंगे। थैलोफाइटा, पहली चीज, इनके अंदर जो शरीर जो होता है वो थैलस के समान होता है, शरीर थैलस जैसा। ठीक है। पत्ती, तना, जड़, फल, फूल सब अनुपस्थित होते हैं। ये चीज इसमें कुछ नहीं मिलती है। ठीक है। शरीर थैलस के समान कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है। उनके समान पाया जाता है। पत्तियां, तना, जड़, फूल, फल, इन सब का, ठीक है, क्या होता है, अभाव होता है, यानी ये नहीं होता है, अभाव, इन सब का क्या है, अभाव है। फिर होता है ब्रायोफाइट्स। दूसरा जो ब्रायोफाइट कहते हैं, ये सबसे पहले जो है वो मान लेते हैं अपन उभयचर है, उभयचर होते हैं। ठीक है। यानी ये दोनों तरफ रहते हैं। आपको ये पानी में भी मिलते हैं, लैंड पे भी मिलते हैं। ठीक है। ये उभयचर होते हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर पत्ती, जड़, तना जैसी संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। ठीक है। वास्तव में पत्तियां इसमें नहीं होती है, ना ही जड़ होती है, ना ही तना होता है, केवल उसकी जैसी क्या मिलती है, इसमें संरचनाएं मिलती है। ठीक है। तो ये किस में आते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल है मॉस, लीवर वॉर्ट भी इसी का एग्जांपल है। फिर आता है टाइडोफाइटा। टाइडोफाइटा जो कहते हैं कि अपन कह सकते हैं कि पहले जो टेरिस्ट्रियल, यानी जो स्थल पर उगने वाले पादप है। सबसे पहले जो स्थल पे उगने वाले पादप जो है वो कौन आते हैं, टाइडोफाइट्स आते हैं। कौन से आते हैं, टाइडोफाइट्स आते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जड़, तना, पत्ती, ठीक है, ये तीनों चीजें इसके अंदर पाई जाती है। फूल एवं फल ये इसमें नहीं मिलते। ठीक है। तो जड़, तना, पत्ती ये तो पाई जाती है, फूल और फल इसके अंदर नहीं मिलते। ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, टाइडोफाइट, पहले उगने वाले, स्तर पे उगने वाले, ये क्या होते हैं, इसको टाइडोफाइट्स होते हैं, ये उभयचर होते हैं। ठीक है। फिर आता है जिम्नोस्पर्म। एक तरह का इनको रेप्टिलिया भी बोला जाता है। रेप्टिलिया इसलिए बोला जाता है, जैसे आपने देखा मगरमच्छ अंडे देने के लिए बाहर आएगा। ठीक है। वापस पानी में जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें पानी की जरूरत होती है इसको। टाइडोफाइटा जो पादप होते हैं उनको जल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो इसलिए इनको रेप्टिलिया भी बोला जाता है। ये पादप जगत के रेप्टिलिया, पादप जगत के रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स से, पादप जगत के ये क्या है, रेप्टाइल्स से। फिर आता है जिम्नोस्पर्म, या जिनको बोलते हैं अनावर्त बीजी, जिसमें आता है साइकस और पाइनस। ये 2 एग्जांपल है इसके। इनमें क्या खासियत होती है, बीजों पे आवरण नहीं होता।
बीजों पर आवरण नहीं होता, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है अनावर्त बीजी। जिनके बीजों पे आवरण नहीं होता वो कौन से होते हैं? अनावर्त बीजी होते हैं, ठीक है, जिनमें आता है साइकस और पाइनस आता है। फिर आता है पुष्पीय पादप, जिनमें पुष्प होते हैं, पुष्प उपस्थित होते हैं, गुलाब है, गुड़हल है, गुलमोहर है, ठीक है। इनमें आता है पहले एंजियोस्पर्म, जिसको बोलेंगे आवर्त बीजी, ठीक है, जिसमें नीम, आम, पीपल और ये पूरा सा सबसे ज्यादा सुविकसित जो प्लांट मिलते हैं वो इसी के अंदर मिलते हैं, जिनके अंदर फूल, फल, बीज, ठीक है, तना, पत्तियां, ये सारी चीजें होती है वो किसमें होती है? इसके अंदर होती है, ठीक है। बीजों पर आवरण नहीं होता, इनके बीजों पे आवरण नहीं होता, लेकिन इनके बीजों पे आवरण पाया जाता है। तो बीज कैसे होते हैं? बीज आवरण युक्त होते हैं। बीज कैसे हो गए? आवरण युक्त होते हैं। तो ये इसके 5 प्रकार जो हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये 4 तो आते हैं अपुष्पी में, और ये जो आते हैं वो कैसे आते हैं? पुष्पीय पादपों के अंदर आते हैं, ठीक है। पुष्पीय पादप में एक ही है, एंजियोस्पर्म, और सबसे बड़ा ये है। अब एक कुछ बात है, सबसे छोटा अगर आवर्त बीजी ले तो वो होता है वुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा आवर्त बीजी पादप, वो कौन सा था? वुल्फिया। सबसे बड़ा आवर्त बीजी पादप जिसको बोलते हैं यूक्लिप्टिस। यूक्लिप्टिस, यूक्लिप्टस, ठीक है। फिर होता है सबसे अनावर्त बीजी पादप, जिनको बोलते हैं जेमिया पिग्मिया। सबसे जो छोटा जो अनावर्त बीजी पादप है उसको बोलेंगे अपन जेमिया पिग्मिया। सबसे बड़ा अनावर्त बीजी पादप होता है सिकोया। सिकोया, ठीक है, सबसे बड़ा अनावर्त बीजी पादप है, जिसकी हाइट लगभग 100 मीटर के लगभग हो सकती है। फिर आता है छोटा पुष्प वुल्पिया। सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वो रेप्सिलिया का होता है, कम से कम 10 मीटर लंबा इसका पुष्प होता है। सबसे छोटा बीज जो होता है वो ऑर्किड्स है, और सबसे बड़ा जो बीज जो होता है वो लोडिसिया का होता है, जिसका वजन लगभग 25 किलोग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है ये? 25 किलोग्राम का, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें छोटा अनावर्त बीजी जो वुल्फिया है, आवर्त बीजी में यूक्लिप्टस है, ठीक है, अनावर्त बीजी में जेमिया, ठीक है, पिग्मिया। सबसे बड़ा जो अनावर्त बीजी जो है सबसे बड़ा तो वो है सिकोया। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेप्लेसिया, ठीक है, छोटा बीज ऑर्किड्स, और सबसे बड़ा बीज है लोडोसिया, ठीक है। लोडोसिया जो है वो सबसे बड़ा बीज है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक वापस एक बार कर लेते रिपीट। सबसे पहले वो RSV टेकर ने इसको पादप जगत में रखा। पादप जगत के पिता थियोफ्रास्टस से आकारी बारी आकारी का अध्ययन करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। आंतरिक भागों के अध्ययन किया जाता है उसको एनाटॉमी बोला जाता है, ठीक है। जनक जो होता है इसका विलियम, आकारिकी का जो जनक जो है वो विलियम हॉफमेस्टर जो है वो इसके क्या है? जनक है। ये मैंने कुछ आपको बताए थे कि ये बीज है, बीज के 2 भाग होते हैं, प्रांकुर होता है, मूलांकुर होता है। मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है, प्रांकुर से पर्रों का निर्माण होता है। पर्रो शीर्ष होती है, ठीक है, पर्रो शीर्ष से ये शीर्षस वृद्धि होती है जिसमें ऑक्सीजन हार्मोन काम आता है। इसमें कॉटिलीडन होता है, जो बीज को जब ग्रो होगा, वृद्धि होगी, तब ये ऊर्जा देगा उसको, ठीक है। फिर मूल शीर्ष होती है, मूल शीर्ष के ऊपर मूल गोप होती है जो उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। संवहन उत्तक 2 तरह के होते हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है खनिज लवणों का अवशोषण करता है, फ्लोएम जो होता है वो भोजन का अवशोषण करता है। लंबाई में वृद्धि होती है वो प्राथमिक वृद्धि होती है, और अगर चौड़ाई में वृद्धि हो रही है वो कौन सी होगी? द्वितीयक वृद्धि में आती है, ठीक है। द्वितीयक वृद्धि जो द्विबीजपत्रियों की क्या होती है? खासियत होती है। शाक है, अगर अपन इसके आधार पे देखें, आकार के आधार पे शाक है, सूप है और वृक्ष है, ये 3 तरह के इसके भाग है। फिर अपन आयु के आधार पे देखें तो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय में जिनका जीवन काल 1 ऋतु का होता है, ठीक है, इनमें 2 वर्ष का या 2 ऋतुओं का होता है, ठीक है, और इनमें 2 से ज्यादा अधिक वर्षों में होता है। फिर आरोहण के आधार पे जो इनको सहारे की जरूरत होती है चढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो आरोही में आएंगे। जो 37 वृद्धि करते हैं वो कीपर में आते हैं, वल्लरी पादप बोलते हैं उनको।
फिर ये जलोदबीज, जल में रहने वाले, जल में जो डूबे हुए रहेंगे उनमें क्या याद रखना है कि मूल तंत्र कम विकसित होता है, ठीक है। और रंध्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो रंध्र जो होते हैं वो उनमें अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी जो पानी में होगा और पानी में रहेगा तो इनमें रंध्रों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है समोद्भिद, जो सम वातावरण में उगते हैं, पानी के मध्यम की आवश्यकता होती है। शीतोद्भिद में शीत वाले, जिसमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और सोल्डेनेला जो है इसका एग्जाम्पल है, ये सोल्डेनेला। फिर मरुद्भिद, मरुद्भिद वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है, वाष्पोत्सर्जन कम हानि को रोकने के लिए इनकी पत्तियां जो होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। रंध्र धसे हुए मिलते हैं, ये धसे हुए रंध्र याद करना इंपॉर्टेंट है। धसे हुए रंध्र जो है वो केवल और केवल किस में मिलते हैं, इसमें डंबल शेप में मिलते हैं, वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, ठीक है। जाइलम सबसे सुविकसित होगा, जाइलम इसमें सुविकसित। इसका तना जो होगा वो फोटोसिंथेटिक वाला होगा, यानी प्रकाश संश्लेषी होगा। तना जो होगा वो कैसा होगा, प्रकाश संश्लेषी होता है। फिर है अपुष्पी में, अपुष्पी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा। फिर होता है जिम्नोस्पर्म। फिर पुष्पी में कौन सा है, एंजियोस्पर्म, जिसको आवर्त बीजी कहते हैं। बीज जो होता है उसके ऊपर आवरण मिलता है, अनावर्त बीजी में बीजों के ऊपर आवरण नहीं मिलता। तो पहले में ना तो पत्ती है, ना जड़ है, ना तना है। दूसरे वाले में केवल पत्ती है, जड़ है, तना जैसी संरचना है, उसके जैसे नहीं है, मतलब केवल संरचना ही है, ठीक है, उसके जैसी दिखती है, वास्तव में वो नहीं है। टाइडोफाइटा के अंदर आपको जड़, तना, पत्ती मिलती है, लेकिन फूल और फल नहीं मिलेंगे, ठीक है। अनावर्त बीजी में आपको क्या मिलेंगे, फल, जड़ भी मिलेगा, तना भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, लेकिन फूल वास्तविक नहीं होता, क्योंकि बीजों के ऊपर, इसके ऊपर आवरण नहीं पाए जाते। पुष्पीय पादप में आपको पूरा सुविकसित प्लांट होगा, जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, वो भी बीज भी कैसे आवृत, ठीक है। तो ये इसकी खासियत होती है। फिर आपको सबसे छोटा अनावर्त बीजी वुल्फिया है, सबसे बड़ा जो है यूक्लिप्टस है, सबसे छोटा जो है अनावर्त बीजी है वो जेमिया पिग्मिया है, ठीक है। सबसे बड़ा जो अनावर्त बीजी है वो सिकोया गिंगमेटिया है। और वुल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्प है, रेप्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है, ऑर्किड जो है सबसे छोटा बीज है, और लोसोडिया, लोडोसिया जो है वो सबसे बड़ा सीड है, जिसका वजन जो होता है 25 किलो तक हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, ठीक है। ये अपना जो है टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज्वाइन कीजिए, और आपको मोस्ट ऑफ जो जानकारी होगी वो इसी चैनल के जरिए दी जाएगी, ठीक है। नमस्कार।